हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी भी स्टार्ट नहीं किया है तो टाइम है, कर लो स्टार्ट, ठीक है। उसी तैयारी में एक बूस्ट के लिए मैं लेके आई हूँ आपके लिए रेबल्स एंड द राज का वन शॉट एक्सप्लेनेशन। सारी चीज़ें इस चैप्टर के रिलेटेड, आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से आंसर कर दोगे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था वो कैसे स्टार्ट हुआ। सिपाहियों ने उस रिवॉल्ट की स्टार्टिंग की थी एंड वो हर एक पार्ट में फैलने लग गया था वो रिवॉल्ट। ऑर्डिनरी लोगों ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। वाई दिस रिवॉल्ट इज नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इस रिवॉल्ट के क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहे, ब्रिटिशर्स ने कैसे इस रिवॉल्ट को दबाने की कोशिश करी, ठीक है। कैसे जो इलाके बहुत भड़क गए थे उन्हें अपने अंडर में दोबारा से लिया था ब्रिटिशर्स ने। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857 को लेके आपके दिमाग में, तो वो सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे आपके इस चैप्टर से। बिल्कुल एक स्टोरी की तरह इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक भी ये वीडियो शेयर नहीं की है व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से शेयर कर दो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। उससे पहले टेलीग्राम चैनल भी भाई ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल पे मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, वीडियोस की अपडेट्स देती रहती हूँ और कुछ भी इंपॉर्टेंट लगेगा मेरे को, PYQ सैम्पल पेपर्स, तो वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पे ही अपलोड करूँगी। उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन होती है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, या फिर जो अबाउट सेक्शन है इस पर्टिकुलर चैनल का, वहाँ पर भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। प्लीज़ ज्वाइन इट बाय अर्लीस्ट। भाई लेट्स स्टार्ट विद योर चैप्टर रेबल्स एंड द राज। 10 मई 1857 का दिन था। जो सिपाहीज थे मेरठ कैंटोनमेंट के, उन्होंने रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले जो पैदल सेना होती है उन्होंने सबसे पहले इस रिवॉल्ट की स्टार्टिंग करी। धीरे धीरे जो कैवलरी थे, जो घुड़सवार सेना होती है, उन्होंने भी इस रिवॉल्ट को ज्वाइन किया। सोल्जर्स ने सबसे पहले इस रिवॉल्ट में क्या किया, जो बेल ऑफ आर्म्स एक जगह होती है जहाँ पर सारे आर्म्स और एम्यूनिशंस रखे जाते हैं, उस जगह को कैप्चर कर लिया, ठीक है, ताकि उनको सारे वेपन्स मिल जाए जो भी रिबेलियन में उन्हें चाहिए होंगे। सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जैसे कि रिकॉर्ड ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, गवर्नमेंट ट्रेजरी, कोर्ट, इन सभी को लूट लिया गया और फाइनली डिस्ट्रॉय कर दिया गया। रेबेलियन इन दिल्ली। अब ये जो रेबेलियन था ये वो पूरे देश में फैलाना चाह रहे थे। कुछ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स मेरठ से 10 मई की रात को आगे निकल गए थे फर्दर इस रिवॉल्ट को फैलाने के लिए। अब कुछ सिपाही कहाँ गए, दिल्ली पहुंचे। अब वो दिल्ली किस काम के लिए गए थे, वो एम्प्रेस बहादुर शाह जफर के पास गए। अब वो बहादुर शाह जफर के पास क्या करने गए, देखो भाई, जब भी कोई रिवॉल्ट होता है, कोई बड़ा रेबेलियन होता है तो उसका कोई लीडर होता है। अभी तक इस रिवॉल्ट का कोई लीडर नहीं था, तो बहादुर शाह जफर से वो उनकी परमिशन मांगने के लिए गए थे कि तुम एक दिखावटी लीडर बन जाओ हमारे इस रिवॉल्ट के, ठीक है। ये जो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स थे ये रेड फोर्ट पहुंचते हैं अगले दिन सुबह 11 मई को एंड वो परमिशन मांगते हैं बहादुर शाह जफर से। बहादुर शाह जफर के पास कोई और रास्ता नहीं था, वो परमिशन देते हैं कि हाँ मैं इस पर्टिकुलर रेबेलियन का हेड बन जाता हूँ, एक लीडर बन जाता हूँ। लेकिन अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट। आखिर ये रिवॉल्ट हुआ क्या। क्या था, न्यू इनफील्ड राइफल और कार्ट्रिजेस लॉन्च कर दी गई थी हमारी आर्मी के अंदर। 1857 में लगभग 36,000 इंग्लिश और 2,57,000 इंडियन सोल्जर्स काम करते थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर। 1857 में एक र्यूमर, एक अफवाह फैली कि जो कार्ट्रिजेस है ना न्यू इनफील्ड राइफल की, दे आर ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउस एंड पिग, यानी कि जो फैट होता है, जो चर्बी होती है गाय की और जो पिग की, उससे बना है ये हमारी इनफील्ड राइफल की कार्ट्रिजेस, मतलब जो राइफल के अंदर डलती हैं वो गोलियां। अब जब भी वो गोलियां डलती थी तो उसको चबाना पड़ता था, तो ये हिंदूज और मुस्लिम्स के लिए, दोनों के लिए ऑब्जेक्शनेबल था कि क्यों हम इन राइफल्स के कार्ट्रिजेस को बाइट करेंगे, वी कांट बाइट दोज कार्ट्रिजेस, क्योंकि इससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है, ऐसा वो मानते थे। साथ ही साथ कुछ पॉलिटिकल कॉजेज भी थे। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये कुछ पॉलिसीज थी, इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। झांसी में गंगाधर राव जब मर जाते हैं तो उनके जो नेचुरल हेयर थे वो नहीं थे, यानी कि उनका कोई सगा बेटा नहीं था। जो झांसी की रानी जिन्हें हम कहते हैं,
तो वो एक बच्चे को गोद लेती हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स मना कर देते हैं कि भाई ये तुम्हारा कोई नेचुरल सन नहीं है, तो ये जो है गद्दी पे नहीं बैठ सकता। तो ये एक पॉलिसी थी उनकी कि भाई अडॉप्टेड सन जो है राजा नहीं बनता अगर उसका नेचुरल हेयर नहीं है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, तो ये लॉर्ड डलहौजी ने ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी थी। अब कौन कौन से स्टेट्स इस पॉलिसी में आते थे? सतारा, नागपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, जयपुर। तो यहाँ पर ये पॉलिसी लागू की गई थी। एंड इसमें क्या कंडीशन थी कि जो अडॉप्टेड बच्चा है किसी भी इंडियन किंग का, उसे जो है राइट टू थ्रोन नहीं दिया जाएगा, यानी कि उसे शासन की गद्दी नहीं मिलेगी। एंड 1848 में ये पॉलिसी लागू कर दी गई थी। सो झांसी में इसी पॉलिसी के कारण जो आनंद राव थे, जो अडॉप्टेड सन थे झांसी की रानी के, उन्हें गद्दी नहीं दी गई, जिसी वजह से उन रानी ने रिबेल किया था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। साथ ही साथ कुछ सोशल और रिलीजियस कॉजेज भी थे, जैसे कि रेशियल एरोगेंस, सोशल रिफॉर्म लेगिस्लेशंस, अबोलिशन ऑफ सती 1829 में, विडो री मैरिज एक्ट आया था 1856 में, रिलीजियस कन्वर्जन हो रही थी, क्रिश्चियनिटी में ज़बरदस्ती लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा था। साथ ही साथ रेशियल एरोगेंस थी, यानी कि बहुत रेसिस्ट होते थे ब्रिटिशर्स, हमें तो बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते थे कि हम ब्लैक हैं और हम गोरे नहीं हैं, एंड हमें तो बिल्कुल अनसिविलाइज्ड मानते थे। तो ये कुछ रीजंस थे। सती प्रथा को इन्होंने अबॉलिश कर दिया था, जिससे हमारे लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे कि भाई ये प्रथा हम स्टार्ट करने वाले थे तो तुम कौन हो इसे हटाने वाले। विडोज को री मैरिज के लिए अलाउ कर दिया गया, रिलीजियसली कन्वर्ट कर रहे थे लोगों को क्रिश्चियनिटी में। तो ये कुछ सोशल रिलीजियस कॉजेज थे। इसके साथ साथ कुछ मिलिट्री कॉजेज भी थे। सिपाहियों के बीच में एक डिससैटिस्फैक्शन था, कोई भी हायर पोस्ट नहीं दी जाती थी, कोई भी प्रमोशन नहीं दिया जाता था इंडियन सोल्जर्स को, रिलीजियस सिंबल्स को बैन कर दिया गया था आर्मी में। तो ये कुछ कॉजेज़ थे। सो इन सभी कॉजेज़ के वजह से जो है ये रिवॉल्ट शुरू होता है कहीं ना कहीं। हमारे लोगों के बीच में ब्रिटिशर्स के लिए बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। सो ये भी एक रीज़न था। नाउ लेट्स डिस्कस द पैटर्न ऑफ द रेबेलियन, कि कैसे ये जो म्यूटनीज थी ये शुरू हुई। जो सिपाहीज होते थे उन्होंने अपना एक्शन शुरू करा विद अ सिग्नल, एक सिग्नल के साथ, चाहे वो इवनिंग गन की फायर हो या फिर एक बगल एक इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसकी साउंड पे जो है ये अपना एक्शन शुरू कर देते थे। सबसे पहले वो बेल ऑफ आर्म्स को सीज करते थे और सारी ट्रेजरी को प्लंडर कर लेते थे, लूट लेते थे, सब कुछ तबाह कर देते थे। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक करते थे, जेल, ट्रेजरी, टेलीफोन ऑफिस, रिकॉर्ड रूम, बंगलोज, सभी रिकॉर्ड्स को जला देते थे। सभी लोग जो हैं, जो भी वाइट मैन से कनेक्टेड है, वो सभी टारगेट बनते थे इस रेबेलियन का। मेजर टाउन्स जैसे कि कानपुर, लखनऊ, बरेली, यहाँ पर मनी लेंडर्स और रिच भी टारगेट बने थे इस रेबेलियन का। लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, भाई एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन तो ज़रूर था इन अलग अलग लाइन्स के सिपाहियों के बीच में। देखो भाई, एक सेम प्रोसीजर देखने को मिल रहा था इन सभी सिपाहियों के बीच में। पहले वो बेल ऑफ आर्म्स पे अटैक करते थे, फिर वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक कर रहे थे, एंड धीरे धीरे ये रिवॉल्ट सेम प्रोसीजर में फैल रहा था। ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन तो ज़रूर था इन अलग अलग लाइन्स के सिपाहियों के बीच में। कैप्टन हियर से थे अवध मिलिट्री पुलिस के, एंड इन्हें प्रोटेक्शन दी जा रही थी इनके कुछ इंडियन सबऑर्डिनेट से। कुछ इनके इंडियन साथी थे जो इन्हें प्रोटेक्ट करते थे इस म्यूटिनी के दौरान। जो 41st नेटिव इन्फेंट्री थी जो उसी जगह पे काम करती थी, उन्होंने बोला या तो कैप्टन हियरसे को मार देना चाहिए दूसरे वाइट ऑफिसर्स की तरह, या फिर उन्हें एज अ प्रिजनर, बंदी के रूप में रखना चाहिए। लेकिन जो मिलिट्री पुलिस उन्हें प्रोटेक्ट कर रही थी, उन्होंने बोला कि इन दोनों में से कुछ नहीं होना चाहिए, ये जो मैटर है ये पंचायत सॉल्व करेगी। यानी कि एक पंचायत होती थी नेटिव ऑफिसर्स की, हर एक रेजिमेंट से कोई ना कोई ऑफिसर उसमें होता था। तो इसका क्या मतलब है कि कोई ना कोई कम्युनिकेशन था। देयर was some leader of this particular revolt, कोई और ही लीडर था। बहादुर शाह जफर तो एक बिल्कुल फेक लीडर थे, मतलब उन्हें तो दिखावटी रूप में रखा गया था, लेकिन असल में कोई लीडर और ही था। चार्ल्स बॉल, इन्होंने अर्लीस्ट हिस्ट्रीज लिखी हैं इस अपराइजिंग की। Leaders and the followers. To fight the British, leadership and organizations were required. ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए लीडर्स की ज़रूरत थी, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी। इसी वजह से मुग़ल रूलर बहादुर शाह जफ़र के पास गए ये सोल्जर्स, और उन्हें नॉमिनल लीडर बनने के लिए फोर्स किया गया, एंड उन्होंने हाँ भी बोल दिया कि हाँ मैं नॉमिनल लीडर बन जाता हूँ।
ऐसे ही कानपुर में सिपाही जो और टाउन के लोग थे वो नाना साहेब के पास गए उनका सपोर्ट लेने के लिए। जो रानी ऑफ झांसी थी उन्हें भी फोर्स किया गया टू बिकम द लीडर ऑफ दिस अपराइजिंग। कुंवर सिंह एक लोकल जमींदार थे, आरा के बिहार में है ये जगह, इन्हें भी लीडर बना दिया गया था। लोकल लीडर्स पेजेंट्स को अर्ज किया गया, जमींदार ट्राइबल्स, तो इन सभी ने रिवॉल्ट में सपोर्ट किया। जैसे कि शाहमिल, इन्होंने विलेजर्स को मोबिलाइज किया। जो परगना भरूच थे उत्तर प्रदेश में इस जगह पे, गुन्नू ये भी एक ट्राइबल कल्टीवेटर थे। सिंगबम छोटा नागपुर में ये भी एक रेबल लीडर बने थे कोल ट्राइबल्स के इस रीजन में, ठीक है। तो ये अलग अलग जगह से ये लोग लीडर बने थे, इन्हें फोर्स किया जा रहा था या फिर कोई अपने हिसाब से लीडर बन रहा था, ठीक है। नाउ ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडर एंड ब्रिटिश सप्रेसर एंड सेंटर ऑफ रिवॉल्ट। भाई दिल्ली में बहादुर शाह जफर को और जो जनरल भक्त खान थे इनको फोर्स करा गया लीडर बनने के लिए। एंड यहाँ पर जॉन निकोलसन और हडसन इन्होंने सप्रेस किया था इनके रेबेलियन को। कानपुर में भाई नाना साहेब, राव साहेब, तांते तोपे, अजीमुल्ला खान, दे वर द लीडर्स। एंड जेम्स नील ने जो है सप्रेस किया इस रिवॉल्ट को इस जगह पे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई एंड कैम्पबेल और हैवलॉक ने सप्रेस किया इस रिवॉल्ट को। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, यू शुड टेक अ स्क्रीनशॉट। एक मिनट को क्लियर कर देती हूँ फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। ना यू कुड टेक अ स्क्रीनशॉट। रूमर्स एंड द प्रोफेसीज। भाई बहुत ज़्यादा अफवाहें फैली हुई थी ब्रिटिश सरकार को लेके कि ब्रिटिश सरकार कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रही है, हम लोगों के कास्ट और रिलीजन को तबाह करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, हिंदूज और मुस्लिम दोनों के साथ खेला जा रहा है। ये जो रूमर फैले थे वो कहते थे कि ब्रिटिशर्स ने जो बोन डस्ट है काउज और पिग्स का वो मिला रखा है आटे के साथ एंड इसी चीज़ को जो है मार्केट में बेचा जा रहा है। जो सिपॉयज़ और जो कॉमन लोग थे अब वो आटे को छूने तक से मना कर रहे थे। लोगों के बीच एक डर था, एक सस्पिशन था ब्रिटिशर्स को लेके कि वो इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में तब्दील करना चाह रहे हैं। साथ ही साथ जो सिपाही थे उनके बीच भी एक डर था, एक रूमर था कि ये जो बुलेट्स हैं न्यू इनफिल्ड राइफल की, दे आर कोटेड विद द फैट ऑफ काउस एंड पिग्स। अगर ये इसे बाइट कर लेते हैं, चबा लेते हैं इन बुलेट्स को, तो इससे उनकी कास्ट और इनका रिलीजन जो है वो करप्ट हो जाएगा। सो ये सारे रूमर्स और प्रोफेसीज कारण बने थे इस रेबेलियन का। लोग क्यों इन रूमर्स पे बिलीव कर रहे थे? भाई ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट करी थी जिससे वो इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म कर रहे थे, बदल रहे थे। वेस्टर्न एजुकेशन वो ला रहे थे, वेस्टर्न आइडियाज़ को हम पे इम्पोज कर रहे थे, वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस बना रहे थे हमारे देश के अंदर। सो लोगों को लग रहा था ब्रिटिशर सब कुछ अपने हिसाब से कर रहे हैं, वो हमको बिल्कुल बदलना चाह रहे हैं। अब ब्रिटिशर्स ने नए लॉज बनाए हमारे कस्टम्स को अबॉलिश करने के लिए, जैसे कि सती प्रथा उन्होंने ख़त्म करी, जो रीमैरिज है हिंदू विडोज़ की वो उन्होंने स्टार्ट करी। बेशक ये चीज़ें सही की उन्होंने, लेकिन लोगों के बीच में तो ये था ना कि भाई हमारी चीज़ें हैं ये ख़त्म करते जा रहे हैं, अपनी चीज़ें इम्पोज कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स ने साथ ही साथ अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेशन हमारे देश में शुरू कर दिया, अपने लॉज वो लेके आए, अपने नए मेथड्स लेके आए ऑफ लैंड सेटलमेंट, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन। तो इससे हमारे लोगों को, हमारे इंडियंस को लग रहा था कि दे आर चेंजिंग एवरीथिंग एंड वो सब कुछ अपने पसंद से इम्पोज कर रहे हैं हमारे देश में। सो लोग आराम से इन रूमर्स पे बिलीव कर रहे थे। रिवॉल्ट इन अवध, अ चैरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछली साल भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था इस पर्टिकुलर टॉपिक से। सो 1851 में जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने अवध को एक चैरी के रूप में बताया कि भाई अवध एक चैरी की तरह है जो एक ना एक दिन हमारे मुंह में गिर ही जाएगी। सो 5 साल बाद अवध को ब्रिटिश एम्पायर ने अनेक्स कर लिया। भाई अवध के अंदर सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी लगाई गई। अब इस अलायंस की कुछ टर्म्स होती थी। भाई इस अलायंस के तहत नवाब को अपनी आर्मी को डिसबैंड करना पड़ेगा, यानी कि आर्मी हटानी पड़ेगी। अब वो सिर्फ ब्रिटिश मिलिट्री फोर्सेस को ही अपने किंगडम में तैनात कर सकते हैं एंड वो ब्रिटिश आर्मी फोर्सेस भी सिर्फ ब्रिटिशर्स की एडवाइस पे ही एक्ट करेंगे, यानी कि वो सिर्फ ब्रिटिशर्स का ही कहना मानेंगे। अब भाई आर्म्ड फोर्सेस की तो बहुत ज़रूरत होती थी, नवाब को कोई आर्म्ड फोर्सेस नहीं मिली, जिसके वजह से वो ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते चले गए टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज किंगडम। साथ ही साथ भाई एक किंगडम में कोई ना कोई तो ऐसा होता है जो राजा की सख्त खिलाफ होता है। तो ऐसे ही कुछ चीफ्स और तालुकदार थे अवध के अंदर। अब उनके ऊपर भी नवाब अपना कंट्रोल नहीं एस्टेब्लिश कर पा रहे थे, नहीं एजर्ट कर पा रहे थे। सब्सिडरी अलायंस, इसके बारे में समझते हैं। सब्सिडरी अलायंस एक सिस्टम था जो कि लॉर्ड वेल्सली ने स्टार्ट करा था 1798 में, ठीक है। लॉर्ड वेल्सली ने स्टार्ट करा था 1798 में। जो भी
किंगडम या फिर जो भी स्टेट इस सब्सिडरी अलायंस को साइन करता है, तो उसको क्या करना होता है, कुछ टर्म्स और कंडीशंस को मानना होता है जो ब्रिटिशर्स रखते हैं। अब ये कंडीशंस क्या होती थी? सबसे पहली कि ब्रिटिशर ही उस किंगडम को, स्टेट को प्रोटेक्ट करेंगे किसी भी थ्रेट से, चाहे वो एक्सटर्नल या इंटरनल थ्रेट हो टू देयर पावर। सेकेंडली, ये जो टेरिटरी होगी इसको सिर्फ ब्रिटिश आर्मी कंटिजेंट्स ही जो है प्रोटेक्ट करेंगे। एंड ये जो आर्मी होगी ना, उसको रिसोर्सेज भी वही स्टेट देगा, वही किंगडम देगा टू मेंटेन इट सेल्फ। साथ ही साथ वो जो स्टेट है वो दूसरे के साथ एग्रीमेंट करेगा, दूसरे स्टेट के साथ या फिर दूसरे रूलर्स के साथ, कि अगर उन्हें वॉर करनी है ना तो वो सिर्फ ब्रिटिशर्स की परमिशन के साथ ही वॉर करेंगे। यानी कि अगर एकदम से वॉर हो जाती है और उनका कोई एग्रीमेंट नहीं है ब्रिटिश सरकार के साथ, या फिर ब्रिटिश सरकार को उन्होंने बताया नहीं है, या ब्रिटिश सरकार की परमिशन नहीं है, तो ब्रिटिश सरकार अपनी मिलिट्री नहीं देगी, जिसकी वजह से वॉर में वो हार जाएंगे। ठीक है, सो ये सारी टर्म्स और कंडीशन होती थी। द लाइफ वॉज गोन आउट ऑफ द बॉडी। अब जो रूलर थे अवध के नवाब वाजिद अली शाह, उन्हें हटा दिया गया है अवध की कुर्सी से एंड उन्हें कलकत्ता भेज दिया गया है फॉर एग्जाइल। ठीक है, सो उन्हें क्या बोल के हटाया गया है कि तुम अच्छे से गवर्न नहीं कर रहे थे, यू वर डूइंग मिस गवर्निंग। ठीक है, अच्छे से गवर्न नहीं कर रहे थे, इसी को बोल के उन्हें हटा दिया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता था कि वाजिद अली शाह कोई पॉपुलर लीडर नहीं है, ही वॉज वेरी अनपॉपुलर, उन्हें कोई पसंद नहीं करता है उनके किंगडम में। लेकिन ऐसा नहीं था, सभी लोग उन्हें प्यार करते थे। ही वॉज वेरी बिलव्ड इन लखनऊ। ठीक है, मतलब बहुत अच्छे जाने माने वो एक रूलर थे। बहुत सारे लोगों ने जब वो जा रहे थे अपने एग्जाइल पे तो उन्हें कानपुर तक फॉलो करा, उनकी लेमेंट की सॉन्ग्स, मतलब उनकी तारीफ़ें करते हुए, उनके क्या बोलते हैं, महान सॉन्ग्स गाते हुए उनके लिए वो जा रहे थे, उनकी वीर गाथा के गान गाते हुए वो उनको फॉलो करते गए कानपुर तक। अब क्या सिचुएशन थी, बहुत सारे लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, तो बहुत सारे ऑब्जर्वर्स ने लिखा है कि लोगों के बीच में बहुत दुख था, उन्हें कमी महसूस हो रही थी जब नवाब को एग्जाइल पर भेज दिया गया था। सो उन्हीं में से एक ऑब्जर्वर लिखते हैं कि बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था इस सिचुएशन से कि बॉडी में से लाइफ ही चली गई है। ऐसा लग रहा था कि जो टाउन है अवध का, वहाँ से लाइफ चली गई है, ज़िंदगी बिल्कुल चली गई है, बिल्कुल ऐसा बैरान सा हो गया है एंड लाइफलेस सा लग रहा है अब अवध। फिरंगी राज एंड द एंड ऑफ अ वर्ल्ड। फिरंगी वर्ड जो है एक पर्शियन लैंग्वेज से आया है। ब्रिटिशर्स ने नवाब वाजिद अली शाह को हटा दिया है थ्रोन से एंड जब नवाब को हटा दिया गया तो बहुत सारे म्यूजिशियंस, आर्टिशंस, शेफ्स, वर्कर्स, अब ये भी कोर्ट में नहीं रहने वाले थे। अब वो क्या करेंगे, कोई राजा ही नहीं है, तो ये सब राजा के लिए काम करते थे, तो वो भी गए। तो इसी वजह से जो इनकी जॉब्स थी वो छिन गई। अब तालुकदार्स की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी ब्रिटिश रूल के दौरान। तालुकदार्स जो हैं वो लोग होते थे जो टैक्स कलेक्ट करते थे फार्मर से मुग़ल रूल के दौरान। अब तालुकदार्स कैसे टैक्स कलेक्ट करेंगे, क्योंकि अब तो पावर ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गई है। इन तालुकदार्स को भी रिमूव कर दिया गया था ब्रिटिश ने जब टेक ओवर किया था अवध में। सो जो भी फोर्ट्स थे उनको तोड़ दिया गया, आर्मी को ख़त्म कर दिया गया जो इन किंग की आर्मी होती थी। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी लगी थी वो तो जब ही ख़त्म हो गई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता था कि अब ये जो लैंड है इसको हम डायरेक्टली फार्मर्स को देते हैं, ताल्लुकदार्स को हटा देते हैं, इससे फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन कम होगा। लेकिन फाइनली एंड में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ही इतना टैक्स लेने लगे फार्मर्स का और एक्सप्लॉयटेशन हुआ। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो रेबल्स थे ये चाहते क्या थे, द विजन ऑफ यूनिटी। ये रेबेलियन एक वॉर की तरह था हिंदूज़ और मुस्लिम्स के लिए। इस वॉर में हिंदूज़ और मुस्लिम्स का बराबर लॉस था, बराबर गेन था। बहुत सारे इश्तिहार यानी कि बहुत सारी नोटिफिकेशंस जो है वो बनाई गई, उसमें लिखा गया कि कितना अच्छा पास था हमारा ब्रिटिशर्स के आने से पहले, कितने अच्छे से आराम से सभी कम्युनिटीज़ रहती थी मिलजुल कर मुग़ल एम्पायर के दौरान। सो वही कुछ लाने की कोशिश कर रहा था ये रेबेलियन। 1857 में ब्रिटिशर्स ने लगभग 50,000 रुपये खर्च करे थे हिंदू पॉपुलेशन को मुस्लिम्स के अगेंस्ट भड़काने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। अगेंस्ट द सिंबल्स ऑफ ऑपरेशन।
अब लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट आया, जिसकी वजह से लैंड होल्डर्स बिल्कुल बर्बाद हो गए थे, चाहे वो बड़ा लैंड होल्डर है चाहे वो छोटा है। जो फॉरेन कॉमर्स आ रहा था, यानी कि बाहर से जो सामान आ रहा था, उसके वजह से आर्टिशंस, वीवर्स की जॉब्स चली गई, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिव सिचुएशन आ गई थी। ब्रिटिश रूल का हर एक एस्पेक्ट अटैक किया गया था इस रिवॉल्ट के दौरान। फिरंगी यानी कि वो लोग जो हम पर रूल कर रहे थे, उन्हें एक्यूज़ किया गया कि वो हमें डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, जो कि हम पहले इंजॉय किया करते थे। मतलब वैसी ज़िंदगी अब नहीं रही है ब्रिटिशर्स के आने के बाद, ठीक है, ऐसा लोग मान रहे थे। अब बहुत सारे प्रोक्लेमेशंस छापे गए, बहुत सारी नोटिफिकेशन छापी गई। ये दिखाया जा रहा था कि ब्रिटिशर्स जो हैं अब लोगों की कास्ट, रिलीजन तक को नहीं छोड़ रहे हैं, हिंदूज़ और मुस्लिम्स को हर तरीके से करप्ट भी करना चाहते हैं, उन्हें फोर्सफुली क्रिश्चियनिटी में तब्दील करना चाह रहे हैं, ठीक है। लोगों को इकट्ठा लाने की कोशिश करी गई, लोगों को बोला कि तुम अपनी लाइवलीहुड को बचाने के लिए लड़ो, तुम अपने फेथ को बचाने के लिए लड़ो, तुम अपने ओनर, अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए इकट्ठे आओ और इन ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ो, ठीक है। तो ऐसे लोगों को एकजुट किया जा रहा था। इसी वजह से रूमर्स भी ये फैलाए जा रहे थे ताकि लोग जो हैं इन चीज़ों को माने और ब्रिटिशर्स के खिलाफ यूनाइट हो। अब ये जो रिबेलियन था, इसके अंदर जो ये रिबेल्स थे, उन्होंने एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन बनाने की कोशिश करी थी दिल्ली में, लखनऊ, कानपुर में, इन ब्रिटिश पावर के सेंटर्स को कैप्चर करने के बाद, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में जाके ये चीज़ फेल हुई। रिप्रेशन यानी कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इस रिवॉल्ट को रिप्रेस किया, दबाया। अपनी ट्रूप्स को भेजने से पहले नॉर्थ इंडिया को कंक्वायर करने के लिए ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे लॉज पास करे ताकि इस सिचुएशन के साथ डील की जा सके। बहुत सारे एक्ट्स पास करे गए थे मई और जून ऑफ 1857 में। ना सिर्फ नॉर्थ इंडिया को मार्शल लॉ के अंडर रखा गया, बट मिलिट्री फोर्सेस, इवन ऑर्डिनरी ब्रिटन्स को भी पावर दे दी गई कि तुम में जो भी सस्पेक्टेड लग रहा है कि इस पर्सन ने कुछ ना कुछ रेबेलियन में अपना कंट्रीब्यूट किया है, तुम उसे पनिश कर सकते हो। इवन ऑर्डिनरी लोगों के पास भी ये पावर थी, ऑर्डिनरी ब्रिटिशर्स के पास। अब जो ऑर्डिनरी प्रोसेसेस थे लॉ और ट्रायल के, उन चीज़ों को सस्पेंड कर दिया गया था और जो भी सस्पेक्ट होता था रेबेलियन का, उसे पनिशमेंट ऑफ डेथ दी जाती थी सीधा। नॉर्थ इंडिया को स्ट्रिक्ट मार्शल लॉ के अंडर लाया गया। बहुत सारे अटैक्स किए गए ब्रिटिशर्स के द्वारा। एक कलकत्ता से नॉर्थ इंडिया पे, पंजाब से दिल्ली की तरफ भेजी गई ट्रूप्स, 27,000 मुस्लिम्स को इवन हैंग कर दिया गया था जस्ट एज अ सस्पेक्ट ऑफ दिस रेबेलियन। इमेजेस ऑफ द रिवॉल्ट सेलिब्रेटिंग द सेवियर्स। बहुत सारे ऑफिशियल अकाउंट्स हमें कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के देखने को मिले हैं। जो मिलिट्री मैन होते थे, उन्होंने लेटर्स में, डायरीज, ऑटोबायोग्राफीज और ऑफिशियल हिस्ट्रीज में लिखा है कि कितनी बुरी तरीके से इंडियंस जो उन पर अटैक कर रहे हैं, ठीक है। ये जो स्टोरीज होती थी रिवॉल्ट की, इन्हें ब्रिटिश न्यूज़पेपर में छापा जाता था, मैगजीन में छापा जा रहा था और दिखाया जा रहा था कैसे ये म्यूटिनियर्स बहुत ज़्यादा वायलेंस कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ। अब ब्रिटिश सरकार बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स, इमेजेस एंड ये जो लेटर्स वगैरह हैं, ये छाप रही थी अपनी न्यूज़पेपर में लोगों को भड़काने के लिए, ब्रिटिशर्स को भड़काने के लिए। देखो इंडियंस ने हमारे साथ क्या किया है। रिलीफ ऑफ लखनऊ, ये स्क्रीन पे इमेज दिख रही है। दिस पेंटिंग वॉज पेंटेड बाय थॉमस जॉन्स बार्कर इन 1859, ठीक है। तो ये भी उन पिक्चर में से एक थी। इंग्लिश वुमेन एंड द ओनर ऑफ ब्रिटेन। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि जो हमारा ओनर है हमारे ब्रिटेन का, विमेन, उन्हें तक नहीं बख्शा गया, इनोसेंट विमेन को तक नहीं छोड़ा गया। इवन जो हेल्पलेस चिल्ड्रन हैं, दे वर अटैक्ड ड्यूरिंग दैट रिवॉल्ट, ठीक है। यानी कि उनको भी सेफली नहीं रखा गया। तो गवर्नमेंट ने बोला अब जो इनोसेंट विमेन हैं उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे एंड जो हेल्पलेस चिल्ड्रन हैं उनको हम बचाएंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मतलब ऐसे लोगों को वो भड़का रहे थे, प्रोवोक कर रहे थे। आर्टिस्ट ने, जो ब्रिटिश आर्टिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे चीज़ों में, बहुत सारे पेंटिंग्स के थ्रू, अपने आर्टिकल्स के थ्रू इस चीज़ को एक्सप्रेस किया है, लोगों के सेंटिमेंट्स को शेप किया है अपनी विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉमा के थ्रू एंड सफरिंग के थ्रू। यानी कि देखो ये ट्रॉमा था, मतलब दे विमेन वर नॉट इवन लेफ्ट बिहाइंड एंड चिल्ड्रन को तक नहीं बख्शा गया। तो ये चीज़ें जो है एक्सप्रेस की जा रही थी उन आर्टिस्ट के द्वारा ताकि लोगों को भड़काया जा सके। ब्रिटिशर्स को ब्रिटेन के अंदर हमारी एक गलत इमेज बनाने के लिए, पोर्ट्रे करने के लिए ब्रिटिशर्स ये सब कुछ कर रहे थे। एंड दे नो दैट कि ये रिवॉल्ट क्यों हुआ, बजाय के पीछे हटने के उन्होंने ये सब कुछ किया एज अ कॉन्सिक्वेंस। द परफॉर्मेंसेज ऑफ टेरर।
अब ये बदले लेने की भावना, ये रिट्रीब्यूशन की भावना ब्रिटिशर्स के बीच में साफ तौर से नज़र आ रही थी। कितनी ब्रूटली, जो सस्पेक्ट हैं उन्हें भी वो एग्जीक्यूट कर रहे थे, मार रहे थे। दे वर ब्लोन फ्रॉम गन्स, गन से उन्हें उड़ा दिया जा रहा था, उन्हें गैलेंस पे हैंग कर दिया जा रहा था। एंड ये जो इमेजेस थी ना एग्जीक्यूशन की, उन्हें वाइडली सर्कुलेट किया जा रहा था पॉपुलर जर्नल्स के थ्रू। मतलब वो दिखा रहे थे कि देखो हमने अपना बदला ले लिया है इन इंडियंस से। इवन जो इनोसेंट थे उनके साथ भी इतना बुरा बर्ताव किया गया था। अब जो गवर्नर जनरल थे कैनिंग, उन्होंने बोला कि हमें थोड़ी लीनियंसी से काम लेना चाहिए, हमें थोड़ी मर्सी दिखानी चाहिए इन इंडियन सिपाहीज की तरफ, और इससे हम उनका लॉयल्टी के थ्रू उनका ट्रस्ट जीत सकते हैं। लेकिन उनका खुलेआम मजाक उड़ा दिया गया था ब्रिटिश प्रेस के द्वारा, ठीक है। उनका मजाक उड़ा दिया गया कि देखो क्या बात कर रहा है, हम इन इंडियंस के साथ लीनियंसी से पेश आएंगे, हम इनको मर्सी दिखाएंगे जिन्होंने हमारे साथ इतना बुरा किया है। सो उनका मजाक उड़ा दिया गया था ब्रिटिश प्रेस के द्वारा। नेशनलिस्ट इमेजरीज, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था हमारा इंडिपेंडेंस के लिए, उसने बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन ली थी 1857 के रिवॉल्ट से, उसके इवेंट से। भाई ब्रिटिशर्स ने अपना आर्ट और लिटरेचर छापा, वैसे ही हमारे आर्ट और लिटरेचर ने हमारी जो मेमोरीज थी 1857 की उसे अलाइव रखा। बहुत सारी पोएम्स लिखी गई थी फॉर द वैलर ऑफ द क्वीन, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई की एक फेमस पोम है खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इस पोम में मैस्कुलिन फिगर दिखाया जा रहा है जो कि एनिमी को चेज कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है। यहाँ पर जो है रानी लक्ष्मीबाई स्ले करती हुई दिखाई दे रही हैं, ब्रिटिश सोल्जर्स को मारती काटती दिखाई दे रही हैं, वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ी। ये सब कुछ इस पोम के थ्रू जो है दर्शाया जा रहा है। बहुत सारे ऑफिशियल अकाउंट्स देखने को मिले हैं कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के, मिलिट्री में ने भी बहुत सारे लेटर्स, डायरीज, ऑटोबायोग्राफीज, ऑफिशियल हिस्ट्रीज छोड़ी हैं। ना सिर्फ ब्रिटिशर्स ने बल्कि हमारे जो सोल्जर्स थे उन्होंने भी अपने लेटर्स, ऑटोबायोग्राफीज, डायरीज में लिखा है कि उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट होता था, कैसे ये रिवॉल्ट होता था। बहुत सारे मेमोज में देखने को मिलता था कि ब्रिटिशर्स के एटीट्यूड कैसे बदल रहे हैं, वो कितनी बुरी तरीके से अब इंडियंस के साथ पेश आ रहे थे। नोट्स, असेसमेंट ऑफ सिचुएशन, तो इन सभी चीज़ों में ब्रिटिशर्स के एटीट्यूड्स भी हम देख पाते हैं। बहुत सारी पिक्टोरियल इमेजेस प्रोड्यूस करी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा भी और इंडियंस के द्वारा भी। पेंटिंग्स, पेंसिल ड्राइंग्स, कार्टून्स, बाजार प्रिंट्स, तो बहुत सारी चीज़ें छपी जिससे हमें बहुत कुछ पता चलता है उस रिवॉल्ट के बारे में। अब सिपाहियों ने अपना एक्शन स्टार्ट किया था एक सिग्नल के साथ, तो ये हमने देखा था। तो ये वही चीज़ है, ठीक है। तो ये वही पॉइंट रिपीट हो रहे हैं। आपका चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। सारी चीज़ें मैंने कवर करी है, बस आपके कुछ इमेजेस के बारे में है वो रह गया है थोड़ा सा। वो इमेजेस जैसे कि रिलीफ ऑफ लखनऊ क्या बताती है, देन एक लेडी की, ब्रिटिश लेडी की एक पेंटिंग है वो क्या बताती है, ठीक है। तो हैवलॉक, इनके बारे में थोड़ा कुछ है, इन पेंटिंग्स में इनका क्या रोल है, ये क्या करते हुए दिखाए जा रहे हैं। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये आप खुद से बुक से रीड करेंगे। एंड प्लीज़ इंश्योर कि आप ये सारी चीज़ें रीड कर लें। एंड यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। सारी चीज़ें मैंने कवर करवा दी है, कुछ पॉइंट रह गया है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। आपके नेक्स्ट चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे बहुत जल्द। देन PYQ सैम्पल पेपर्स वो भी मैं कवर करवाऊँगी। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।